नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 29 सितंबर 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है? तो भाई, सेंटर ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है और इसको लेके काफी बवाल हो रहा है। अपोजिशन के लीडर चिल्ला रहे हैं कि ये कैसे बैन है, अब तो मुस्लिम यूथ्स को अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे रेडिकल आइडियाज फैलाता है। कौन से बेसिस पे इसको बैन किया गया है और क्यों इस डिसीजन का अपोजिशन हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं बता दूं, इस टॉपिक के ऊपर कल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है विनीत सर ने, आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। फिर ये जो फ्री राशन स्कीम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है ना, PMGKAY, इसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया, इसकी बात करेंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कुछ और बुद्धिस्ट केव्स और टेम्पल्स मिली हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर भाई, नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब को, इसके बारे में देखेंगे। फिर भैया, बंगाल गवर्नमेंट की डोर स्टेप राशन स्कीम, इसको हटा दिया है कलकत्ता हाई कोर्ट ने, इसकी बात करेंगे। और रशिया का जो इनेक्सेशन है यूक्रेन के अंदर, इसके ऊपर वोटिंग ऑलमोस्ट खत्म होने वाली, ऑलमोस्ट फॉर्मली रशिया एनेक्स कर लेगा यूक्रेन को। इसको लेके आज एक बड़ा अच्छा एडिटोरियल आर्टिकल भी है। इस यूक्रेन वॉर के ग्लोबल रेवरबरेशंस क्या होंगे और क्या एक्चुअली में इन इलाकों पे कंट्रोल करके रशिया इनके ऊपर अपना राज जमा पाएगा? क्या यहां पे रहने वाले लोग प्रो यूक्रेन नहीं होंगे? इन सब चीजों के बारे में बात की गई, इसको देखेंगे। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इन नेचर्स वार्निंग साइन अ नज टू राइपेरियन स्टेट्स। अलग अलग देशों के बीच में जो नदियां बहती हैं, जो पानी की स्ट्रीम्स बहती हैं, उन पानी की स्ट्रीम्स का मैनेजमेंट, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो उसके डिवास्टेटिंग कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं। इस कंटेक्स्ट में एक बड़ा ही अच्छा व्यू पॉइंट है। कुछ इंटरनेशनल मैकेनिज्म भी बताए गए जिसके थ्रू अलग अलग कंट्रीज पानी के मुद्दे को लेकर आपस में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखो तो ब्रह्मपुत्रा का एक मेजर अमाउंट ऑफ पानी चाइना के थ्रू इंडिया में एंट्री मारता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो क्या कोई ऐसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू चाइना इंडिया कोऑपरेट करके ये इंटर कंट्री वाटर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके? इस रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। फिर एक आर्टिकल है पॉलिटिकल केरला द एवर एल्यूसिव स्टेट फॉर बीजेपी। क्यों बीजेपी का केरला के अंदर घुसना मुश्किल हो रहा है, ये एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, तो मैं यहां पे इसको अभी के लिए स्किप कर रहा हूं। एक आर्टिकल है साइंस अवार्ड को लेके, इसको मैंने कल के करंट अफेयर्स में भी कवर किया था, और यहां पे होम मिनिस्ट्री साइंस से रिलेटेड फील्ड के अवार्ड्स को रीऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इस आर्टिकल में देखेंगे क्या बताया जा रहा है। फिर भाई, अभी 2024 में फिर से जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, ज्यादा दूर नहीं, 19 महीने, मतलब 2 साल से भी कम समय बचा हुआ। तो ये जो इलेक्शंस हैं, इन इलेक्शंस में क्या अपोजिशन का कोई चांस है? क्या बीजेपी को हराया जा सकता है? इस कंटेक्स्ट में एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है। इस व्यू पॉइंट में यही बताया गया है कि खैर जो भी छोटे मोटे पॉइंट्स हैं हम डिस्कस कर लेंगे। तो इतने आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। डिस्कवरिंग द बे ऑफ बंगाल, इसको अभी के लिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बाकी आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको खत्म करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मतलब कि कोई बात आप कहना चाहते हो बट क्लियर तरीके से उसको कह नहीं पा रहे हो, आपको लगता है कि क्लियर तरीके से ना कहो, इनडायरेक्ट इशारे देके समझा दो। इसको देखिए किस प्रकार से सेंटेंस में यूज किया गया है। इफ यू वांट टू आस्क मी जस्ट आस्क, डोंट बीट अराउंड द बुश। मतलब अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो सीधे सीधे शब्दों में पूछो, उल्टे सीधे शब्द देख के इन्फर मत करो चीजों को। तो डिस्कस अ मैटर विदाउट कमिंग अ पॉइंट। जो बेसिक पॉइंट है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, इधर उधर की बातों से इस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है बीट अराउंड द बुश। चलिए, पहली न्यूज, GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस लिंक्स टू टेररिज्म। सेंटर बैन्स PFI एफिलिएट्स फॉर 5 years इज मेजर थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को और उससे एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इसकी स्टूडेंट विंग है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके और 8 एसोसिएट्स हैं और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एक अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को, इसकी स्टूडेंट विंग, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह भी ऑर्डर निकाला है कि अलग अलग राज्य जिस जिस जगह पे PFI की कोई प्रॉपर्टी है, अनटिल अनलेस वो इमूवेबल प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नाम पे ना हो, कोई दूसरा PFI का इंडिविजुअल आके उस प्रॉपर्टी में एंट्री नहीं करेगा। तो मान लो राजस्थान की में अंदर कोई PFI की प्रॉपर्टी है, अब ये प्रॉपर्टी जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है, जिस इंडिविजुअल के नाम पे, वो इंडिविजुअल यहां पे जाए तो चलेगा, लेकिन बाहर का कोई PFI का मेंबर इस प्रॉपर्टी में नहीं आ सकता।
क्योंकि ओवरऑल इल्जाम यहां पे ये लगाया जा रहा है पीएफआई के मेंबर्स के ऊपर कि ये भड़काते हैं, बरगलाते हैं लोगों को धर्म के नाम पे। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात की सरकार पहले ही रिकमेंड कर चुकी है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे एक बैन लगाया जाना चाहिए, और अगर ये बैन नहीं लगाया जाएगा तो यह ग्रुप सबवर्सिव एक्टिविटीज करता रहेगा, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप को तोड़ने की कोशिश करेगा, एक टेरर बेस्ड रिप्रेसिव रिजाइम को लेके आएगा, एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स को प्रोपोगेट करेगा। जी हां, ये बोलते भले ही कि हम इकोनॉमिक और सोशल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, बट एक्चुअली में धर्म के नाम पे लोगों को बरगला रहे हैं। अभी देखिए, रिसेंटली 22 सितंबर को 109 मेंबर्स ऑफ द पीएफआई को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने और बाकी एजेंसीज ने अरेस्ट किया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक ट्राइब्यूनल भी बनाएगा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर, ताकि ओवरऑल पीएफआई के लोगों को जिन जिन चीजों में फंसाया गया है ओवरऑल उनको उसके लिए प्रोसिक्यूट किया जा सके। अभी अगर आप देखो तो सरकार का यह भी बोलना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का यह बोलना है कि जो पीएफआई के फाउंडिंग मेंबर्स थे, दे आर द लीडर्स ऑफ सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। उनके जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी लिंक्स है। तो सिमी और जेएमबी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पीएफआई के फाउंडिंग मेंबर्स के लिंक्स हैं। फिर ऐसा बताया जाता है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसके ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया के साथ लिंक है। इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में पीएफआई से एसोसिएटेड लोग जाके लड़े हैं, उनके साथ इराक, सीरिया में लड़ते हुए मरे हैं। बहुत सारे स्टेट पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज के लोगों ने पहले भी पीएफआई के मेंबर्स को अरेस्ट किया, जिनके ऊपर टेरर फैलाने के इल्जाम है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है। पीएफआई और उसके एसोसिएट्स वैसे तो बोलते हैं कि वो सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बट एक्चुअली में एक सीक्रेट एजेंडा चला रहे हैं और एक कम्युनिटी को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को तोड़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को बरगला के, भड़का के ओवरऑल अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएपीए के हिसाब से कौन है? तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एम ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फर्स्ट शेड्यूल टू द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में लिस्ट किया गया। ठीक है ना। सेक्शन 35 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है अगर उसको ऐसा लगता है कि टेररिज्म में इन्वॉल्व है। ठीक है भाई। शेड्यूल को समय समय पे अमेंड करके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ा भी जा सकता है लिस्ट में यूएपीए की, और हटाया भी जा सकता है। लॉ क्या कहता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेररिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, टेररिज्म के लिए तैयारी कर रहा है, टेररिज्म को इनकरेज कर रहा है या इन्वॉल्व है टेररिज्म के अंदर, उसको हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। ये वो पर्टिकुलर वीडियो का थंबनेल है जो कि कल विनीत सर ने आपके लिए अपलोड किए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैंड फॉर 5 years ओवर टेरर लिंक्स, इसको जाके देख लीजिए, आपको कुछ और एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि डिटेल में विनीत सर ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। फिर अगली न्यूज है जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फूड सिक्योरिटी, सेंटर एक्सटेंड्स फ्री राशन स्कीम बाय 3 months। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 में इसको चालू किया गया था। और क्यों चालू किया गया था? आपको याद होगा, कोरोना का पैंडेमिक। तो कोरोना के पैंडेमिक के चलते एकदम से सब कुछ बंद हो गया, लोगों के खाने की नौबत आ गई, दिहाड़ी मजदूर तक का काम बंद हो गया, पूरी इकोनॉमी ठप हो गई थी। तो उस समय पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेके आए थे। अब उसके बाद से अलग अलग फेजेस में ये योजना चलाई जा रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो पहले अप्रैल, मई, जून 2020 ये पहला फेज था इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का। उसके बाद जुलाई से नवंबर, जुलाई का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2020 तक इसको एक्सटेंड किया गया। तो अगर आप देखो तो पहला फेज था इसका अप्रैल टू जून 2020 और दूसरा फेज था जुलाई टू नवंबर 2020। तीसरा फेज इस स्कीम का लागू किया गया मई टू जून 2021। जी हाँ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर 2020 और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2021 ये स्कीम इंप्लीमेंटेड नहीं थी, लेकिन मई से जून 2021 में इसको फिर से इंप्लीमेंट किया गया। और उसके बाद फेज 4 आया फ्रॉम जुलाई टू नवंबर 2021। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो आप कह लो 5 किलो सब्सिडाइज फूड ग्रेन दिए जाते हैं, उसके अलावा 5 किलो और प्रति महीने दिए जाएंगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता होना चाहिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर हमारी देश की 2/3 आबादी लगभग 80 करोड़ लोगों को कम दामों पे 5 kg फूड गेन हर साल, हर महीने दिया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर फ्री 5 किलो राइस और अनाज दिया जा रहा था इन्हीं पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स को। तो बेसिकली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक प्रकार का आप कह सकते हो फर्दर सपोर्ट था इन एडिशन टू पीडीएस। एक बस प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब शुरुआत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू की गई थी शुरुआती फेजेस में, तो प्रति महीने 1 किलो दाल भी दी जाती थी, 1 किलो पल्सेस भी दिए जाते थे।
अभी जो लेटेस्ट फेज में आया है उसमें 1 किलो दाल का प्रोविधान प्रति महीने हटा दिया गया। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल मैंने आपको टोटल न्यूज यहां पे बताई है। आप समझते हैं ये जो 28 सितंबर को 3 महीने से बढ़ा दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आप कह लो स्कीम को, इससे सरकार को 44,700 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इट विल कॉस्ट गवर्नमेंट 44,700 करोड़ रुपीस। ठीक है ना। यहां पे स्कीम में 5 किलो व्हीट और राइस फ्री ऑफ कॉस्ट 80 करोड़ लोगों को हर महीने बांटा जाता है। ये तो खैर मैंने आपको बता दिया, इसकी पूरी टाइमलाइन बता दी, 3 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन हुआ। अगली जीएस पेपर 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एमपी में कुछ बुद्धिस्ट केव्स और टेम्पल्स मिली हैं 9वीं से 11वीं शताब्दी की। तो हिंदू टेम्पल्स और बुद्धिस्ट केव्स, उसके साथ साथ स्तूपा, ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन जो कि 2nd सेंचुरी के हैं। तो बुद्धिस्ट केव, स्तूपा और ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन जो कि 2nd सेंचुरी मतलब अभी से 2000 साल पहले। और कुछ हिंदू टेम्पल्स मिले हैं जो कि 9वीं से 11वीं शताब्दी के हैं, मतलब आप कह लो अभी से लगभग 1100 से 1200 साल पहले। ठीक है। फिर एक दुनिया का सबसे बड़ा वराह स्कल्पचर मिला है। वराह स्कल्पचर समझते हैं ना, विष्णु भगवान के 10 अवतार है, उसमें से जो तीसरा अवतार है वो वराह अवतार है। तो वराह अवतार का भी एक बहुत बड़ा स्कल्पचर इस समय पे मिला है। कहां से मिला है? तो मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वहां से पाया गया। तो ये जो वराह स्कल्पचर मिला है ये एक मोनोलिथिक स्कल्पचर है। मोनोलिथिक स्कल्पचर होता है कि एक बड़े से स्टोन से काट काट के स्कल्पचर बनाया गया। ठीक है ना भाई। अगर आप देखो तो ये जो एक्सप्लोरेशन हुआ, पिछली बार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो एक्सप्लोरेशन हुआ था वो 1938 में हुआ था। अब 84 साल बाद ये एक्सप्लोरेशन फिर से हो रहा है। ये जो बांधवगढ़ इलाके का एक्सप्लोरेशन है ना, ये 3 भागों में हो रहा है। एक तो ताला रेंज में हो रहा है मई से जून टाइम पीरियड में। अगले 2 फेजेस एक खितौली में होंगे, एक मगधी में होंगे। तो ये ओवरऑल आप कह लो एक्सप्लोरेशंस हो रहे हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। 26 बुद्धिस्ट केव यहां पाई गई हैं 2nd से 5 सेंचुरी एडी की। इन बुद्धिस्ट केव्स के जो डोर्स हैं वो राउंडेड हैं, चैत्य हैं। स्टोन बीड्स पाई गई हैं जो कि महायान बुद्धिज्म साइड से और जगहों पे भी मिली हैं। तो अब तक अगर आप देखो तो बांधवगढ़ में जो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेड केव्स थी वो थी 50, अब हो चुकी हैं 76 क्योंकि 26 एक्स्ट्रा केव्स मिली। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 24 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ब्रह्मी स्क्रिप्ट के जो कि 2nd से 5th सेंचुरी एडी के हैं। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं यहाँ पे मथुरा का मेंशन किया गया, कौशाम्बी का, पवाता का मेंशन किया गया, वेजा भरादा का, सतपनरिका का मेंशन किया गया। यहाँ पे भीमसेन राजा, पोथासिरी राजा और भट्टदेव राजा का भी मेंशन किया गया। और जो हिंदू टेम्पल्स मिले हैं 26 वो मिले हैं 9वीं से 11वीं शताब्दी के। ठीक है। 2 शैव मठ भी यहाँ पे मिले। तो कुल मिला के काफी कुछ यहाँ पे पाया गया। 26 बुद्धिस्ट केव्स, 26 आप कह लो हिंदू टेम्पल्स, चैत्य, स्टोन बीड्स, ब्रह्मी स्क्रिप्ट, काफी कुछ आपको बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से मिला है। तो बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है ये है मध्य प्रदेश की उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। इसका इलाका 105 स्क्वायर किलोमीटर का। इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1968 में। टाइगर रिजर्व बन गया 1993 में। 716 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ। बहुत ज़बरदस्त इसकी बायोडाइवर्सिटी है। लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन है इसमें लियोपार्ड की। बहुत डियर की स्पीशीज भी यहाँ पे पाई जाती है। महाराज मार्तंड सिंह रेवा के इन्होंने पहला व्हाइट टाइगर इसी पर्टिकुलर रीजन से 1951 में पकड़ा था। ये जो व्हाइट टाइगर था इसका नाम था मोहन। इस पर्टिकुलर मोहन को आज की डेट में महाराजाज ऑफ रीवा में प्रिजर्व करके रखा गया, इसके खाल अवशेष वगैरह। ओके। ये जो पर्टिकुलर बांधवगढ़ इलाका है इसका नाम पड़ा है यहाँ के एक हिल से, एक पहाड़ से। ठीक है। तो बांधवगढ़ मतलब इसको तोड़ देंगे तो बांधव का मतलब होता है ब्रदर और गढ़ का मतलब होता है फोर्ट। गोंड डायनेस्टी के किंग ने इस फोर्ट को बनाया था। फिर आगे बात की जाए तो जो कालाचुरी डायनेस्टी का यहाँ पे रेफरेंस मिल रहा है ये उस समय पे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैली हुई थी। तो पूरे प्रोबेबिलिटी है कि इस इलाके में भी एक समय पे कालाचुरी डायनेस्टी का राज था। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। यहाँ पे ऑटोमेटिकली कालाचुरी डायनेस्टी और उससे रिलेटेड जो बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो आपके एग्जाम्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला जीएस पेपर 3 डिफेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अपॉइंटेड नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 28 सितंबर 2022 को फॉर्मर ईस्टर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब को नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया। इससे पहले जनरल बिपिन रावत साहब थे। अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 2021 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब से ओवरऑल ये जो सीट थी वो खाली थी। फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जब हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हुई दिसंबर 2021, उसके बाद से ये सोचा जा रहा था कि कौन अगला सीडीएस बनेगा। फाइनली यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब। 40 साल का इनका कैरियर है। पिछले साल ये रिटायर हो चुके हैं। पहले भी बहुत सारी सेंसिटिव पोजीशंस में इनकी पोस्टिंग हो चुकी है। इन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को लीड किया जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है। और ओवरऑल
ये रिटायर्ड हैं, तो रिसेंटली सरकार ने नियम कानून चेंज किए थे कि जो रिटायर्ड सर्विस चीफ हैं वो भी यहाँ पे अपॉइंट किए जा सकते हैं सीडीएस, तो इनको यहाँ पे सीडीएस अपॉइंट किया गया है। कुछ एज कंडीशंस हैं, अगर आप सीडीएस अपॉइंट करोगे तो 3 साल के लिए अपॉइंट होगा, उसकी जो उम्र है वो 62 साल से कम होनी चाहिए और वो मैक्सिमम 65 साल तक सीडीएस रह सकता है। फिर से सुन लीजिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो भी अपॉइंट होगा वो रिटायर्ड हो सकता है, बशर्ते उसकी उम्र 62 साल से कम हो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, और वो 65 साल तक ही सीडीएस रह सकता है। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि एक सर्विंग आर्मी पर्सन को भी 55 या 54 उम्र पे आपका सीडीएस बनाया जा सकता है। अभी के लिए अनिल चौहान साहब जो कि सीडीएस बने हैं वो रिटायर्ड हैं, उम्र इनकी 62 साल है नहीं, लगभग 61 साल है, और ओवरऑल 3 साल का इनका टेन्योर है। ठीक है भाई, तो ये 2019 में जब गवर्नमेंट ने सीडीएस की पोस्ट बनाई थी तो इस पोस्ट का काम था टू बी एज अ प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर एंड परमानेंट चेयरमैन चीफ्स ऑफ द स्टाफ कमेटी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया था एज अ 5th डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के फंक्शनिंग सेक्रेटरी थे सीडीएस साहब। सीडीएस के और भी बहुत काम होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है सीडीएस का वो क्या है, लाना ज्वाइंटनेस इन ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स। देखिए यहाँ पे ज्वाइंटनेस इन ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ 3 सर्विसेज। तो ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशंस, रिपेयर्स, इन सब में ज्वाइंटनेस लेके आना, तीनों सर्विसेज को मेंटेन करना, ये काम है किसका, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की जो जन्म हुआ था वो 18 मई 1961 में हुआ था। इनको कमीशन किया गया था 11 गोलखा राइफल्स ऑफ द इंडियन आर्मी 1981 में। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ये एल्यूमिनाई रह चुके हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक बैकग्राउंड है, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। फिर आपको पता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों को समय समय पर राशन प्रोवाइड करती है, और वो राशन राज्य की सरकारों को नीचे बांटना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केंद्र की सरकार ही पूरा पैसा उठाती है, थोड़ा पैसा राज्य की सरकार भी उठाती है, एक बेयर मिनिमम। वो बेयर मिनिमम क्या है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑन एन एवरेज अगर गेहूं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर बांटा जा रहा है लोगों को, तो उसका मार्केट रेट लगभग कितना होता है, वो कितने रुपए पे लोगों को मिलता है, और जितना पैसा कम लोग देते हैं उसमें से कितना केंद्र की सरकार खर्चा उठाती है, कितना राज्य की सरकार की। मैंने पहले वीडियो बना के बताया है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिवाइंड करके सुन लो मैंने क्या पूछा है और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। चलिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर इसके साथ एक्चुअली में मिला के वेस्ट बंगाल की सरकार ने एक स्कीम बना दी थी, दुआरे राशन स्कीम, राशन एट डोर स्टेप। एक ऐसी ही स्कीम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी बनाई थी, ठीक है ना। दिल्ली में स्कीम का नाम था मुख्यमंत्री घर घर योजना स्कीम, और बंगाल में इस स्कीम का नाम क्या है, दुआरे राशन स्कीम। मतलब कि ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो राशन है वो लोगों के घर तक पहुंचेंगे। अब मैं आपको थोड़ा बहुत स्कीम के डिटेल बता देता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल में और दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को क्यों इस स्कीम को नहीं चलने दिया, रद्द कर दिया। अभी के लिए दुआरे राशन स्कीम को अल्ट्रा वायर्स कर दिया है, गलत बता दिया है। अरे अगर घर घर लोगों के पास राशन पहुंचता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं समझाता हूं। दिस इज अ फाइट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जस्टिस अनिरुद्ध रॉय और चित्ता रंजन दास ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि जितनी ताकत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर केंद्र की सरकार राज्य को देता है, उससे ज्यादा ताकत यहां पे इस्तेमाल कर ली राज्य की सरकार ने। इसलिए ओवरऑल इनकी दुआरे राशन स्कीम गलत है। दुआरे राशन स्कीम के अंदर राज्य की सरकार क्या बोलती है कि जो फेयर प्राइस शॉप डीलर्स है, पीडीएस के अंदर जो फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हैं, वो अपने व्हीकल से लोगों के घर घर तक राशन लेके जाएंगे। समझ गए। इस स्कीम को नवंबर 2021 में लॉन्च किया था ममता बनर्जी जी ने, ताकि वेस्ट बंगाल के 10 करोड़ लोग यहां पे बेनिफिट कर सकें। यहां पे राज्य की सरकार ने बोला कि जो राशन डीलर्स हैं 21,000 बंगाल के अंदर, उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा ताकि वो अपने लिए एक व्हीकल खरीद सकें। उस व्हीकल से एक लोकेलिटी में जाएंगे, एक लोकेलिटी में अप्रोप्रिएट जगह पे वो व्हीकल खड़ा किया जाएगा। उसके बाद 2 एम्प्लॉयज भी ये हायर कर सकता है राशन डीलर, और फिर वो सबके घर घर में जाके ओवरऑल राशन डिलीवर करेगा। और स्कीम का नाम रख दिया दुआरे राशन स्कीम। और कुछ ऐसा ही किया था दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री घर घर योजना स्कीम। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये जो स्कीम है ये लागू की गई है केंद्र की सरकार के द्वारा, और इस स्कीम को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए जो राशन आ रहा है उसका खर्चा केंद्र की सरकार उठा रही है मैक्सिमम। तो केंद्र की सरकार का बोलना है कि जब स्कीम हमारी है तो इसको अपना नाम देके, अपना दिखा के ये सरकारें कैसे नीचे चला रही हैं।
क्योंकि राज्य के लोगों को जब दुआरे राशन स्कीम के अंदर जब राशन मिलेगा तो राज्य के लोगों को लगेगा कि राज्य की सरकार कर रही है, जबकि एक्चुअली में पैसा कौन उठा रहा है? केंद्र की सरकार। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री घर घर योजना स्कीम जो दिल्ली के अंदर चल रही है, तो दिल्ली के लोगों को लगेगा कि यार आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी कर रही है, लेकिन एक्चुअली में पैसा कहां से आ रहा है? केंद्र की सरकार की तरफ से। तो इस चीज़ को केंद्र की सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में कंटेस्ट किया, और यहाँ पे इन हाई कोर्ट्स ने बोला है कि नहीं भाई, आप स्कीम के एसेंशियल कैरेक्टर को नहीं बदल सकते। अगर ओवरऑल आप व्हीकल वगैरह लेके लोगों के घर घर तक जाके उनको राशन बांटना चाहते हो तो आप बिल्कुल बांटो, आपको रोक नहीं रहा है कोई। लेकिन आप स्कीम का ये जो नाम बदल दिया ना आपने, मुख्यमंत्री घर घर राशन स्कीम और ये जो दुआरे राशन स्कीम, तो ये जो नाम बदल के आप ये दिखा रहे हो कि राज्य की सरकार सब कुछ कर रही है आपके लिए, ये गलत है। आप घर घर राशन स्कीम पहुंचाइए, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि इस स्कीम के अंदर जो राशन दे रहे हो वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर से आ रहा है, मैक्सिमम खर्चा केंद्र की सरकार उठा रही है। तो ये पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पे, राज्य की सरकारें पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो इसको लेके केंद्र की सरकार ने कंटेस्ट किया और ये यहाँ पे डिसीजन निकल के आया। आपका इस पर्टिकुलर न्यूज़ के रिस्पेक्ट में क्या व्यू पॉइंट है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के डिसीजन में होता ये है कि सच में कुछ चीज़ें एक्चुअली में लोगों के लिए यूजफुल हो रही होती हैं, लेकिन वो इंटर गवर्नमेंट राइवलरी के चलते रुक जाती हैं। तो अपने व्यू पॉइंट नीचे जरूर दीजिएगा। दुआरे राशन स्कीम के बारे में थोड़ी और डिटेल्स देख लेते हैं। तो जो डीलर्स हैं वो राशन बेनिफिशियरी से घर तक पहुंचाएंगे। 21,000 राशन डीलर्स को स्टेट में 1 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी सरकार की तरफ से, ताकि वो अपने लिए एक डिलीवरी व्हीकल खरीद सके। हर राशन डीलर को 2 असिस्टेंट हायर करने के लिए पैसा दिया जाएगा राज्य की सरकार की तरफ से। और किसी भी लोकेशन में जब पहुंचेगी वो राशन डिलीवरी व्हीकल, तो एक ऐसी कन्वीनियंट जगह पे खड़ी होगी जहां से कोई भी घर का डिस्टेंस 500 मीटर से कम ना हो। इससे वेस्ट बंगाल के 10 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा, ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए भाई, अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल हिस्ट्री, रशियाज एनेक्सेशन वोट्स इन यूक्रेन कम्स टू अ क्लोज। तो ये जो 4 रशिया के ऑक्युपाइड रीजन है वहां पे रेफरेंडम शुरू हो चुका है, और पुतिन का प्लान है कि जल्दी से जल्दी इनको अपने अंदर मिला लो। अगर ओवरऑल आप नक्शा देखोगे तो 4 रीजन कौन कौन से, एक तो है खैरसोन, ठीक है ना, एक है ज़ेपोरिजिया, ठीक है ना, एक है लुहांस्क, एक है डोनेट्स्क। तो ये जो 4 इलाके हैं ये ओवरऑल वापस ले रहा है रशिया। अब एक्चुअली में हुआ ये है कि 6,500 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी जो कि पहले रशिया ने यूक्रेन से जीत ली थी, यूक्रेन ने वापस जीत ली। रिसेंटली ये देखा गया है कि यूक्रेन को जंग में बहुत एडवांटेज मिला है रशिया के रिस्पेक्ट में, और रशिया के पास अब बहुत ज्यादा मोबिलाइज ट्रूप्स बचे नहीं है। रशिया की ज्यादातर आर्मी खत्म हो गई। तो पुतिन यहाँ पे फेस सेविंग कर रहे हैं। पुतिन ये समझ रहे हैं कि एक लिमिट से ज्यादा रशियन सब लड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि बड़ी तादाद में रशिया के सोल्जर्स मर चुके हैं। 10 साल अफगानिस्तान में जो रशिया लड़ा था ना तालिबानियों से, और आप कह लो यूएस से, हालांकि उस समय पे तालिबान का कंसेप्ट नहीं आया था, लेकिन पहले सोवियत ऑक्यूपेशन था अफगानिस्तान का, फिर यूएसए आया और सोवियत को बाहर ढकेल दिया। तो उस समय पे जितने रशियन सोल्जर्स मरे थे उससे ज्यादा यूक्रेन वॉर में मर चुके हैं। तो चूंकि अब रशिया थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है, बैकफुट पे जा रहा है, तो रशिया यहाँ पे फेस सेविंग कर रहा है। इन 4 इलाकों में रेफरेंडम कंडक्ट करा के फॉर्मली इनको रशिया के अंदर एनेक्स कर लिया जाएगा, और इसी के लिए यहाँ पे वोटिंग चल रही है। घर घर पे लोग बैलेट बॉक्स लेके जा रहे हैं, उनके साथ रशियन आर्मी का एक सोल्जर होता है, वो बंदूक लेके खड़ा होता है। तो जिस घर में भी आप रेफरेंडम कराने जाओगे, बंदूक लिए सोल्जर को देख के आपकी हिम्मत नहीं होगी मना करने की, आप रशिया के फेवर में ही वोट दोगे। तो यहाँ पे रशिया अपने क्लेम को इन एरिया के ऊपर लीगलाइज कर रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इन इलाकों में लोग रशिया से नहीं मिलना चाहते। जो डोनेट्स और लुहांस्क के इलाके हैं यहाँ तो एक्चुअली में लोग रशिया के अंदर मर्ज होना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एथनिसिटी स्लाव है, वो एक्चुअली में रशिया की ही एथनिसिटी के लोग हैं। लेकिन बहुत बड़ा तबका इन इलाकों में उसका भी है जो कि एक्चुअली दे आर यूक्रेनियंस बाय हार्ट। तो रशिया आज की डेट में इस इलाके को कब्जा कर भी लेता है, तो कल की डेट में इसको कंसोलिडेट करके रख पाएगा, ये देखना बाकी है। ओके, और मिस्टर पुतिन ये जो रश कर रहे हैं, इससे एक साफ साफ पता चल रहा है कि इनकी जो पोजीशन है वो कमजोर है। बहरहाल यूक्रेन की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर बड़ा सवाल है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की तो ओपन कॉल दे रहे हैं कि हमको और फोर्सेस दो, हमको और मिलिट्री सपोर्ट दो, हम ओवरऑल इन इलाकों को कब्जा कर लेंगे, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। तो ये ओवरऑल है। रेफरेंडम के रिजल्ट्स जल्दी ही निकल के आ जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली पुतिन फॉर्मली इन 4 प्रोविंसेस को रशिया में एनेक्स कर देगा। उसके बाद किस प्रकार का रिस्पांस आता है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, यूक्रेन तो देखिए लगातार लड़ने वाला, यूक्रेन पीछे हटने वाला नहीं है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ये टारगेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक बार हमने रेफरेंडम कंडक्ट करके इन 4 कंट्रीज को रशिया में मिला लिया, उसके बाद अगर यूक्रेन की फोर्सेस अटैक करेंगी तो हम न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। और वाशिंगटन ने ओपनली बोला है कि ये न्यूक्लियर अटैक की धमकी मत दो, जमीन पे जो लड़ रहे हो लड़ते रहो, न्यूक्लियर अटैक की धमकी दोगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। इसके बारे में एडिटोरियल में अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे।
और मैं बता दूं, रशिया के अंदर भी लोग थोड़े घबराए हुए हैं। रशिया का साउदर्न बॉर्डर लगता है जॉर्जिया के साथ, बहुत बड़ी तादाद में, डेली 10,000 रशियंस जॉर्जिया के अंदर जा रहे हैं। कजाकिस्तान के साथ भी रशिया का बॉर्डर लगता है। डेली अगर आप देखो बहुत सारे लोग, इनफैक्ट अब तक 1 लाख लोग रशिया के अंदर से कजाकिस्तान में जा चुके हैं, क्योंकि रशियंस को भी ये लग रहा है कि एक बहुत मेजर स्केल वॉर हो सकता है, न्यूक्लियर अटैक हो सकता है रशिया के ऊपर। तो वो रशिया की टेरिटरी में रशियंस ही अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे हैं, वो विदेश से बाहर निकल रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर। तो एक्चुअली में हालात बहुत खराब है। आगे आ जाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में दोस्तों। अगर अब तक आपने वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन नहीं दबाया है तो जरूर दबा दीजिएगा। उसी पे आ जाते हैं ग्लोब चेंजिंग रिवर्बरेशंस ऑफ यूक्रेन वॉर। कृष्ण श्रीनिवासन साहब जो कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनका लिखा हुआ एक आर्टिकल, देखिए क्या बताते हैं। रशिया जो इन्वेजन किया है ना जिसने यूक्रेन का, इसको बहुत लंबे समय तक डिबेट किया जाएगा कि ये सही हुआ ये गलत हुआ, लेकिन सबसे खास बात यहां पे ये है कि ऐसा होगा इस बात के अंदेशा बहुत पहले से था। अगर आप देखो तो रशिया अपने वेस्टर्न फ्रंट पे बहुत लंबे समय से वल्नरेबल था, क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट पे रशिया का केवल एक सपोर्टिव नेबर था, ये बेलारूस की बात कर रहे हैं। बेलारूस के अलावा 6 नाटो मेंबर्स थे जो कि रशिया के अगेंस्ट, ऑब्वियसली बात है वो प्रो नाटो है। एक यूक्रेन ऐसी कंट्री थी जो कि डामाडोल था। यूक्रेन के अंदर एक सरकार थी जो ऑब्वियसली बात है प्रो रशिया थी, लेकिन 2014 में वो सरकार गिर गई, प्रो वेस्ट सरकार आ गई और उसी साल क्रीमियन पेनिनसुला को रशिया ने कब्जा लिया। अब अगर यहां पे देखें तो शुरुआत से ही ये यूक्रेन और रशिया के बीच का जो रिश्ता है वो थोड़ा खराब सा होता नजर आ रहा था, जो टेंशन सी बढ़ती नजर आ रही थी। मिड 2021 में पुतिन और बाइडेन की मीटिंग होती, सबको लगा कि भाई चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन सॉर्ट आउट नहीं हुई। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अटैक कर दिया, इन्वेजन कर दिया यूक्रेन का, और यूक्रेन की आर्मी यूरोप में सबसे बड़ी है, 2 लाख आर्मी है यूरोप की, मतलब यूरोप के अंदर यूक्रेन की। 6 लाख रिजर्व फोर्सेस हैं यूक्रेन की, 1000 टैंक, 130 एयरक्राफ्ट, और उसके बावजूद अगर आप देखो तो यूक्रेनियंस की विलिंग टू फाइट वाली जो स्ट्रैटेजी है, नाटो भी डिटरमिन्ड है कि रशिया को हरा के रहेगा, तो पीछे से गजब तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट दिया जा रहा है। आप देखो येमेन और अफगानिस्तान में जब सिविल वॉर हुआ ना, वर्ल्ड बैंक IMF का कोई पैसा नहीं गया उनके पास, लेकिन यूक्रेन में जब ये बवाल हुआ तो वर्ल्ड बैंक अब तक $4.5 बिलियन दे चुका है यूक्रेन को, IMF $1.4 बिलियन दे चुका है यूक्रेन को। तो यूक्रेन को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है यूएस और यूरोपियन यूनियन, इसको मिलिटरीली सपोर्ट कर रहा है, और इसीलिए अगर आप देखो तो आज की डेट में रशिया के सामने यूक्रेन इतना खड़ा हो पा रहा, टिक पा रहा है। इनफैक्ट ईरान और वेनेजुला ये 2 ऐसी कंट्रीज थी जिनके ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट में बैन कर रखा था यूएस ने। आज चूंकि यूक्रेन के मुद्दे को लेकर रशिया के साथ नहीं बन पा रही है, तो यूएस सोच रहा है कि यार ईरान और वेनेजुला के तेल को फिर से मार्केट में ले आते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पे किसकी, आपकी यूएस की, ये बड़ी ही दोगली किस्म की स्ट्रैटेजी है। उसके साथ साथ रशिया ने भी कोई बहुत दिमाग से यहाँ पे काम नहीं किया। रशिया ने बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई है, मिलिट्रिली, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली। बहुत सी जाने गई हैं अफगानिस्तान में, जो 10 साल के वॉर में जितनी जाने गई उससे ज्यादा जाने तो यहाँ चली गई यूक्रेन वॉर में। 6,500 स्क्वायर किलोमीटर की जो इनिशियल टेरिटरी जीती थी रशिया ने, वो यूक्रेन ने लड़के वापस ले ली है। तो अब पुतिन के पास कुछ बच नहीं रहा है। पुतिन कह रहा है कि लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खैरसॉन, इसको हम एनेक्स कर रहे हैं। 3 लाख फोर्सेस को मोबिलाइज भी कर दिया, बट एक्चुअली में जो रशियन फोर्सेस है वो लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में नुकसान हो रहा है ना। रशियंस इनफैक्ट इस वॉर के एक एंटी माइंडसेट में। तो अब पुतिन को यह समझ में आ रहा है कि फेस सेविंग के लिए बेटर क्या है, चारों को कब्जा लो और वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर दो, और फिर अगर अटैक आया यूक्रेन की तरफ से तो हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। यही यहां पे पुतिन बोल रहा है। लेकिन यूक्रेन तो बिल्कुल डरने के मूड में है ही नहीं। यूक्रेन बोल रहा है कि अब हम तो मरे ही हैं, तुमको मार के मरेंगे। ज़ैपोरिज़िया पे 80% कंट्रोल है इसका, रशिया का 60% डोनेट्स्क पे है। लुहांस्क और खरसोन ये तो पूरा ही कब्जा रखा है यहाँ पे रशिया ने। इन इलाकों में 8 लाख नए रशियन पासपोर्ट्स जो कि पहले यूक्रेन के नागरिक थे उनको इशू कर दिए गए हैं। और 2020 में रशिया ने बोल दिया था कि 4 कंडीशंस में हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। एक तो कोई इनकमिंग मिसाइल इनकी तरफ आ रही हो, दूसरा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि यूक्रेन मेनलैंड में क्यों नहीं फाइट लेके गया है, क्योंकि मेनलैंड में फाइट लेके जाएगा तो रशिया न्यूक्लियर मिसाइल अटैक कर सकता है, न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ सकता है। अब यूक्रेन के पास अनफॉर्चुनेटली न्यूक्लियर वेपन्स थे नहीं तो वो भी छोड़ सकता था। तो बेसिकली अटैक बाय वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, अगर ये होता है रशिया के ऊपर तो रशिया न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा। अगर रशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होता है जहां पे न्यूक्लियर आर्सेनल रखा हुआ है, अगर कन्वेंशनल वॉर की थ्रेट रशिया की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करती है तो वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। रशिया के पास 5977 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिसमें से 1588 डिप्लॉयड है। मैं आपको एक बात बताऊं, 100 से 200 न्यूक्लियर वॉरहेड पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। यहाँ तो हजारों की बात हो रही है। तो अपने आप में जो सिचुएशन है वो यहाँ पे काफ़ी डेंजरस है।
पुतिन किसी भी प्रकार की पीस डील को एक्सेप्ट करने के मूड में है नहीं। अगर वो पीस डील एक्सेप्ट करेंगे तो सैंक्शंस भी हटवाएंगे और ये जो 4 इलाके उन्होंने कब्जा लिया इसके ऊपर भी अपना कब्जा जमाएंगे। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि हर यूक्रेनियन एंड तक लड़ेगा, हम तो अपनी ज़मीन का एक पर्टिकुलर हिस्सा भी नहीं देंगे। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि वॉर चलता रहे, क्योंकि यूएस के जो वेपन्स हैं वो बिक रहे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं जो रशिया है वो यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है, तो उसके चलते यूएस तो चाहेगा कि ये वॉर चलती रहे, लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल सप्लाई लाइन्स को इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। और ये जो पुतिन अपनी रेपुटेशन बचा रहा है ये लंबे समय तक बच नहीं पाएगी। पुतिन ये सोच रहा है कि जो 4 इलाके हैं, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, इसको मैं कब्जा लूंगा तो मैं अपने लोगों के सामने ये दिखा दूंगा कि मैंने उनके लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने रशिया को जीत दिला दी। बट एक्चुअली में ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो रशियन ऑक्यूपेशन के आने के बाद भी रेजिस्ट करेंगे, वो लड़ाई करेंगे, तो पूरी तरीके से अपने राज्य को यहाँ पे कंसोलिडेट कर पाएगा रशिया इन ऑक्युपाइड इलाकों में, इस बात के चांसेस बहुत कम है। प्लस अगर इस पर्टिकुलर वॉर के बाद, देखिए क्या है ना कि ये जो पर्टिकुलर इलाके हैं यहाँ पे कब्जा कर लिया रशिया ने, फिर रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर दिए और यूक्रेन से बोला आए तो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। तो जब न्यूक्लियर अटैक की ओपन धमकी दी जा रही है इलाकों को एनेक्स करके, तो ये जो ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है ये भी प्रेशर में आएगी। क्वेश्चन किया जाएगा इस ट्रीटी को, क्योंकि रशिया जैसी कंट्री गलत तरीके से किसी और कंट्री के इलाके को कब्जा के फिर न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे रही है, तो अपने आप में वो धमकाने वाली बात है ना, एक्सटॉर्शन वाली बात हो गई ना। तो फिर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कोई मानेगा ही नहीं, सब बोलेंगे कि यार कोई भी ओपनली धमकी दे रहा है न्यूक्लियर वेपन्स की तो हम भी रखेंगे अपने पास। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है निकल के, चाइना का रोल। देखिए बीजिंग और चाइना यहां पे कहीं ना कहीं पार्टनर्स हैं, ठीक है। चाइना लेवरेज और सेल्फ इंटरेस्ट को इस्तेमाल कर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक चाइना अकेली कंट्री है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वॉर के अंदर। पीछे से तो वो चाइना बोल रहा है रशिया को कि हम तुम्हारे साथ हैं, रशिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करो वगैरह वगैरह, बट अभी एक्टिवली चाइना इन्वॉल्व नहीं है वॉर के अंदर। और किस हद तक रशियन सैंक्शंस के अगेंस्ट चाइना रशिया को सपोर्ट करेगा ये भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि भले ही चाइना की सरकार ये बोले हम रशिया के साथ हैं, लेकिन चाइना के बिजनेसेस बहुत हद तक यूरोपियन और यूएस के मार्केट पे डिपेंडेंट है। तो चाइना के एंटरप्राइजेस कोई एंटी वेस्ट और या फिर प्रो रशिया डिसीजन लेंगे, इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और जैसे जैसे समय बीतेगा यूक्रेन वॉर के और बहुत मेजर अल्टरनेटिव्स निकल के आएंगे, एथनिसिटी, कल्चर, रिलीजन, हिस्ट्री, लैंग्वेज के आधार पर जो सेग्रीगेशन है, जो आइसोलेशन है वो और बढ़ेगा। दुनिया भर की कंट्री सोचेंगी कि वॉशिंगटन मतलब यूएस बेस्ड और यूरोपियन यूनियन बेस्ड फाइनेंशियल मैकेनिज्म पे डिपेंड ना किया जाए, यूरो और यूएस डॉलर्स के अल्टरनेटिव्स यहाँ पे ढूंढे जाएंगे, मॉनेटरी फाइनेंशियल ऑर्डर को बदलने की कोशिश की जाएगी जो कि यहाँ पे करीब ही जा रही है। तो बड़े ही वाइड रेपरकशंस यहाँ पे निकलने वाले हैं इस यूक्रेन यूएस वॉर के, यूक्रेन और रशिया वॉर के। और दोनों की गलती है, केवल यहाँ पे आप कह लो रशिया की गलती नहीं है, यूएस की भी गलती है। अरे ओवरऑल जब रशिया शुरू से ही एप्रीहेंसिव था नाटो की मेंबरशिप को लेके, नाटो के एक्सपेंशन को लेके, और 1990s में जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था, यूएसएसआर टूट गया था, तो उसके बाद वेस्टर्न फ्रंट को, नाटो को, इनफैक्टली यूएसए को ईस्ट एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ईस्ट एक्सपेंशन किया, रशिया को नर्वस किया और सारा बवाल रायता फैल गया। चलिए अगला आर्टिकल, इन नेचर्स वार्निंग साइन अ नज टू राइपेरियन स्टेट्स। राइपेरियन स्टेट्स मतलब कि ओवरऑल नदी, जैसे इंडिया के अंदर कर्नाटका, महाराष्ट्र में कोई एक नदी बह रही तो राइपेरियन स्टेट्स होगा, उसी प्रकार से कंट्री के रिस्पेक्ट में चाइना से नदी निकली इंडिया पहुंची, इंडिया से निकली पाकिस्तान पहुंची, तो सब राइपेरियन स्टेट्स होगा, क्योंकि एक नदी के पानी को दो से ज़्यादा कंट्री शेयर कर, एक से ज़्यादा कंट्री शेयर कर रही है, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज हो सकती है, जो ये कुछ नदियाँ हैं जो चाइना से निकलती है, पाकिस्तान में घुसती हैं। अब समझते हैं, दुनिया भर में मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ चुके हैं बाढ़ के। 1/3 पाकिस्तान बाढ़ के अंदर डूबा हुआ था, डिवास्टेशन हो चुका था, बीमारियां फैली हुई थी, पोर्टेबल वाटर की सीवियर शॉर्टेज थी, इंटेंस फ्लडिंग थी यहाँ पे। इस जून में आसाम में सबसे गंदे फ्लड्स आए हैं, जिन्होंने 30 डिस्ट्रिक्ट्स को एफर्ट किया। इनफैक्ट आसाम और बिहार की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो फ्लड्स आते ही रहते हैं, रिकरेंट फीचर है। और अगर आप देखो तो पॉवर्टी एलिविएशन को इंश्योर करने में एक मेजर इंपेडिमेंट है ये फ्लड्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पूरे नहीं हो पाए, उसके आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 तक। अगर इस प्रकार से फ्लड्स आते रहे तो ये जो हंगर को हटाने वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, पहले जो एमडीजी था, वो पूरा नहीं हो पाएगा। फ्लडिंग एक नेचुरल फिनोमिना है और इसको एंटायरली प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन रोका तो जा सकता है। आज की डेट में जिस प्रकार के एनवायरमेंटल फैक्टर्स बाहर निकल के आ रहे हैं, फ्लडिंग रुकती तो नजर नहीं आ रही है, हाँ बढ़ती और इंटेंस और एग्रीवेट होती जरूर नजर आ रही है।
अब अक्सर कर क्या होता है कि राइपेरियन स्टेट्स के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या फिर अगर कोई एक राइपेरियन स्टेट है जो सिर्फ अपना ही सोच के प्लान बनाया जा रहा है, वो कभी कभी दूसरे के अगेंस्ट काम कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिवर और वाटर फ्लो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सही समय पे डिसेमिनेट नहीं किया गया तो दूसरे कंट्री में फ्लड आ सकती है। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कोई भी स्टेट अपनी टेरिटरी को इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं करेगा कि किसी दूसरे को नुकसान हो। समझ गया आप बात को? और यहां पे हर एक कंट्री के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होना चाहिए, एक प्रोसीजरल नॉर्म होना चाहिए कि भाई फ्लड्स का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो, डाटा और इंफॉर्मेशन को सही समय पे एक्सचेंज किया जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी पार्टिसिपेशन प्रॉपर तरीके से हो, वगैरह वगैरह। फ्लडिंग एक नेचुरल फिनोमेना है, ये तो खैर मैंने आपको बता ही दिया। कुछ पीपीटी शायद यहाँ पे रिपीट हो गई हैं। अब इस कंटेक्स्ट में बात की जाए तो एक केस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था 2010 में। इन द पल्प मिल्स ऑन द रिवर उरुग्वे, अर्जेंटीना और यूरुग्वे के बीच से बहती है। यहां पे बोला गया कि ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कराने की जरूरत है। कोई भी प्रोजेक्ट एक ऐसी नदी पे जो कि दो कंट्रीज के बीच में बह रही है, वहां पे कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट चला रहे हो तो उसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होगा और उस असेसमेंट के अंदर दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि उस प्रोजेक्ट का लाइकली आउटकम दोनों कंट्री के ऊपर पड़ेगा, किसी एक कंट्री के ऊपर नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से इंडिया के अंदर अगर ब्रह्मपुत्र है तो ब्रह्मपुत्रा चाइना से बहती हुई इंडिया में आती है, फिर वो इंडिया से बहती हुई बांग्लादेश में आती है। तो ये राइपेरियन स्टेट्स हैं और इंडिया बांग्लादेश लोअर राइपेरियन स्टेट है। तो जो अपर राइपेरियन स्टेट है ना चाइना, वो फायदे में है। चाइना ने ब्रह्मपुत्रा के ऊपर बहुत से डैम बना रखे हैं। अब उस डैम में पानी स्टोर होता है। जब चाइना की तरफ पानी हद से ज्यादा लेवल में बढ़ जाएगा तो चाइना बिना इंडिया को बताया बहुत सारा पानी फ्लो करवा देगा, तो इंडिया के अंदर बाढ़ आ सकती है। तो यहां पे जरूरत है एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म की, जो कि अभी के लिए इंडिया चाइना के बीच में है नहीं। यहां पे इंडिया और चाइना पार्ट बन सकते हैं यूएनडब्ल्यूसी का, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज 1997 का, या फिर इंडिया चाइना पार्ट बन सकते हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स 1992 वाटर कन्वेंशन। इस प्रकार के कन्वेंशन का पार्ट बनके इंडिया और चाइना के ऊपर एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जाएगा कि हाँ भाई फ्लड से रिलेटेड, पानी के फ्लो से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो एडवांस में प्रोवाइड की जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इंडिया को फिर ये एग्रीमेंट बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भी करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो नदियां इंडिया से बह के पाकिस्तान में जाती हैं उसके ऊपर इंडिया की जवाबदेही हो जाएगा। वैसे तो इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी जवाबदेही है, एक और हो जाएगी। उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसका चाइना मेंबर है, चाइना उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। चाइना कोई ना कोई लीगल लूपहोल निकाल के उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अपने फेवर में झुका लेता है। तो ये भी यहाँ पे आप कह लो इशू है। यूएनडब्ल्यूसी का कन्वेंशन का जो आर्टिकल 27 है, ये यूएनडब्ल्यूसी 1997 मैंने यहाँ पे बताया। तो आर्टिकल 27 क्या बोलता है? वाटर कोर्स स्टेट शेल इंडिविजुअली and where appropriate jointly take all appropriate measures to prevent or mitigate conditions that may be harmful to other water course states, whether resulting from natural causes or human conduct, such as floods or ice conditions, waterborne diseases, siltation, erosion, water salt water intrusion, drought और desertification। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, अभी के लिए इंडिया चाइना के बीच में हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को शेयर करने का कोई मैकेनिज्म है? तो जी हाँ, 2013 का एक मैकेनिज्म तो यहाँ पे है। लेकिन इस एमओयू के अंदर भी इंडिया के पास वो इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं है कि चाइना में कितना अर्बनाइजेशन हो रहा है, आप कह लो रिवर के फ्लड पेस में, और कितनी डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज हो रही हैं। क्योंकि रिवर के फ्लड में जो भी अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन होगा उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा लोअर राइपेरियन स्टेट पे। तो ये कुछ पॉइंट्स है। इसी पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में इंडिया नेपाल के रिस्पेक्ट में बात कर रखी गई है, जैसे कि कोशी और गंडक नदियां और नेपाल इंडिया दोनों में बहती हैं। तो यहाँ पे फ्लड्स एक रिकरेंट प्रॉब्लम है और सीजनल प्रेसिपिटेशन के समय पे फ्लड्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेपाल के तराई इलाके में और बिहार में अक्सर कर बहुत बड़े स्केल पे बाढ़ आ जाती है। तो अगर इंप्रूव्ड बेसिन ऑफ फ्लड रिस्क मैनेजमेंट होगा, इंडिया नेपाल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, तो अपने आप में फ्लडिंग की प्रॉब्लम को कम तो किया जा सकता है। पूरी तरीके से खत्म तो देखो नहीं हो सकता। जो अभी पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स आए हैं उससे दुनिया भर की कंट्रीज को सीख लेनी चाहिए, खासकर इंडिया, चाइना, बांग्लादेश जैसी कंट्री को तो लेनी चाहिए। और इंटर कंट्री रिवर का मैनेजमेंट यहाँ पे एक प्रायोरिटी होनी चाहिए इन सारी कंट्रीज के लिए। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं, ये अपोजिशन यूनिटी की बात हो रही है। अपोजिशन पार्टीज आर टू डिवाइडेड ऑन सेवरल इश्यूज टू फॉर्म अ नेशनल आइडेंटिटी। देखिए 2024 लोकसभा इलेक्शन 19 से 20 महीने दूर है। अपोजिशन यूनिटी की बात कर रहा है, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार यूनिटी की बात कर रहे हैं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव
दिल्ली, पटना, बेंगलुरु में जा रहे हैं एंटी भारतीय जनता पार्टी फ्रंट बनाने के लिए। उसी प्रकार से इस फ्रंट की मेंबर आपकी ममता बनर्जी जी भी होंगी, स्टालिन साहब के 7 तक मेंबर होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव, ये भी ओवरऑल अगर आप देखो बीजेपी के अगेंस्ट ही हैं। लेकिन अलग अलग लीडर्स की अपनी अलग अलग इंटेंसिटी है, अलग अलग लीडर्स अलग अलग इंटेंसिटी के साथ बीजेपी को टेकअप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टीआरएस, ये तो ओपनली बीजेपी के अगेंस्ट है, और कुछ आप कह लो लीडर्स हैं जो थोड़े दबे शब्दों में बीजेपी की बुराई करते हैं। तो एक्चुअली में देखना पड़ेगा कि किस हद तक अपोजिशन यहाँ पे फ्रंट बना पाएगा बीजेपी के अगेंस्ट 2024 के जनरल इलेक्शंस में। हालांकि अभी की जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अभी का जो ये पॉलिटिकल आप कह लो गेम चल रहा है, इससे तो लग रहा है कि 2024 के इलेक्शंस भी अपोजिशन जीत पाएगा। इस बात के चांसेस बहुत कम है, बीजेपी ही जीतने वाला है। अब लेट्स सी क्या होने वाला है। आप कौन सी पार्टी चाहती है जीते, आप बताइए। ये तो खैर अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, गाली गलौज होने लगती है लोगों के बीच में। ठीक है, आप बताइएगा। भद्रभाषा में फिर छठी न्यूज़, टैलेंट एंड रिकॉग्निशन ऑन रिड्यूसिंग नंबर ऑफ साइंस अवार्ड्स। देखिए, केंद्र की सरकार ने डिसाइड किया है कि साइंस के फील्ड में जो अवार्ड्स, प्राइजेस और फेलोशिप्स दी जाती है अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के द्वारा, इनको कम किया जाएगा। खास बात यह है कि ये डिसीजन ले रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी अवार्ड देता है, बट वो अवार्ड देता है पुलिस ऑफिसर्स को, गैलेंट्री मेथड। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर पुलिस जैसे डिपार्टमेंट आते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल आप कह लो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर तो खैर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आ गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हो गया। तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं एमएचए के अंदर आते हैं। तो किसी पुलिस ऑफिसर ने बहुत बहादुरी दिखाई, तो पुलिस ऑफिसर या आर्म पर्सन ने, तो वहाँ पे अवार्ड फिर एमएचए आ जाता है। हालांकि आर्मी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी आ जाती है। बट अगर आप साइंस के फील्ड की बात करो तो साइंस के फील्ड के अवार्ड में नॉर्मल कर होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होती थी, बट इस बार हो रही है। इंडिया की जो साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज है उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाई और उस प्रेजेंटेशन को पेश किया गया यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला साहब के सामने। अजय भल्ला साहब को अलग अलग अवार्ड्स बताए गए साइंस के फील्ड में कि यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है, यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है, और इन अवार्डों को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और रीऑर्गेनाइज करने के लिए कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में सेक्रेटरी, हर मिनिस्ट्री के हेड, हर कोई था। बोलना यह कि नेशनल अवार्ड्स रखो केवल साइंस के फील्ड में, जो छुटपुटिया अवार्ड हैं उनको हटा दो, या फिर अगर आप कोई अवार्ड बना रहे हो तो 1 या 2 अवार्ड रखो और वो 2 अवार्ड्स की वैल्यू होनी चाहिए। जैसे पद्मा अवार्ड्स है ना, उस प्रकार से साइंस के फील्ड में अवार्ड रखो। बहुत अलग अलग प्रकार के बहुत सारे अवार्ड्स बन गए, और जब ये बहुत सारे अवार्ड्स टेकर्स को दिए जाते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग, तो नॉलेजफुल लोग तो अवार्ड लेना भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे अवार्ड्स को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। और मोदी जी ने 2018 में ही बोला था कि भैया हम ऑर्डिनरी लोगों को भी अवार्ड देना चाहते हैं। वो लोग जो ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं, जो बार बार अवार्ड जीतते रहते हैं, उनको देने के बजाय हम उन लोगों को भी अवार्ड देना चाहते हैं जो नए सिरे से सेल्फलेस वर्क कर रहे हैं ग्राउंड पे सोसाइटी के लिए। और अगर हम उनको अवार्ड देंगे तो जो बाकी यंग लोग हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा आगे आने का। और देखिए क्या होता है ना कि जब गैलेंट्री अवार्ड्स दे रहे होते हैं पुलिस वालों को, आर्मी वालों को, तो उस समय पे बेंचमार्क्स को सेट करना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। गैलेंट्री भी अपने आप में मुश्किल है, बट साइंस के फील्ड में आपने कितनी रिसर्च की। अब क्या साइंस के फील्ड में जितने भी रिसर्चर्स इन्वॉल्व हैं सब लोग पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी नहीं करते हैं। कभी कभी किसी डिस्कवरी को या किसी इन्वेंशन को करने के लिए आपको किस्मत ज़रूरी होती है, एक लकी ब्रेक ज़रूरी होता है। तो उसी कंटेक्स्ट में साइंटिफिक फील्ड के अवार्ड्स के पैरामीटर्स को सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है। एक ओलंपियन इंटरनेशनल क्रिकेटर को ट्रेन करना आसान होता है, जैसे ओलंपिक में अवार्ड मिला, इंटरनेशनल क्रिकेटर को अवार्ड मिला, तो उनकी जो ट्रेनिंग है आसान, मतलब आसान कंपैरेटिव बात हो रही है यहाँ पे। तो आप ट्रेन कर सकते हो एक इंडिविजुअल को एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए, बट आइंस्टीन और चंद्रशेखर के लिए ट्रेनिंग नहीं हो सकती है, वो इंट्रिंसिक होता है। एक इंडिविजुअल जिसके अंदर से रिसर्च के प्रति लगन है वही आगे बढ़ेगा। तो इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे अवार्ड्स को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। लेट्स सी इस रैशनलाइजेशन प्रोसेस में एंड में क्या निकल के आता है, किस प्रकार की एक्टिविटी सरकार करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से लेक्चर को शेयर